तो कल हम लोगों ने आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा किया था, थोड़ा सा लिखा भी था। तो क्या क्या लिखा था? आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है ना? कि हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे हमारा भारत है, तो भारत हमारा कितने एरिया में फैला हुआ है? 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसके अंदर के जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, उसी को हम आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत देखते हैं। ठीक। अब ये आंतरिक सुरक्षा जो है, इसको इसके जो कह सकते हैं कि इसके अवयव कौन कौन से, घटक क्या क्या बताया था। इसके घटक में क्या क्या लिखाया था? आंतरिक सुरक्षा के घटक जैसे संप्रभुता, क्या वर्ड यूज किया था? संप्रभुता, जिसे हम सोवर्निटी कहते हैं। हाँ, संप्रभुता। संप्रभुता आप लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। हाँ, तो हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, हाँ, यानी संप्रभु राष्ट्र। तो यह जो है संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक। तो संप्रभुता का मीनिंग यही है। तो पहला पॉइंट क्या लिखाया था? राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा, यानी आंतरिक सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे पहले तो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। यानी हमारे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में कोई भी बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप नहीं कर सकती, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, या कोई भी XYZ हो। क्योंकि भारत जब हमारा स्वतंत्र हो रहा था 1947 में, तो राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत आता है। तो भारत ने कहा कि भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य तो रहेगा, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में, क्योंकि राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष कौन है? अभी भी ब्रिटेन की महारानी का नाम आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। तो इस बात पर जो है करके तब जाकर के जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत ने ये कहा था कि हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे, हम अपने विकास के बारे में हम किसी दूसरे से राय नहीं लेंगे, हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो भी सभी प्रकार के उत्थान पतन की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होगी, न कि किसी अन्य देश के सरकार की। तो इसी को कहा जाता है संप्रभुता। ठीक। फिर दूसरा क्या है कि देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को हम कैसे बनाए रख सकते हैं? कैसे बनाए रख सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। तो सरकार के द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, या जो हमारे लिए नियम कानून निर्धारित किए गए हैं कि सड़क पर अगर चलते समय लाइट रेड हो गई है तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए, उसको क्रॉस करना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें खुद ही शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो सकता है। फिर जो है हमारे संविधान में बहुत सारे उल्लेख है। अगर आपको सरकार के खिलाफ बात करनी भी है, सरकार की बातें आपको पसंद नहीं भी आ रही हैं, तो आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में क्या दिया है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन 1A B C D E F G। इस तरह से यह सारी स्वतंत्रताएं हम लोगों को दी गई है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत, यानी बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो यह जो है, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा और शांति को बनाए रखना, इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना, और शांतिपूर्वक जो है सौहार्द बनाए रखना, यानी आपस में सह अस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द। हाँ, तो सांप्रदायिक सौहार्द अगर बात की जाती है कि सौहार्द जो सांप्रदायिकता भारत में अंग्रेजों के समय से ही यह व्याप्त थी, लेकिन भारत में अब धीरे धीरे आप देखोगे जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, वह इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठ रही है। जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सब चीजों से अब थोड़ा सा परहेज करना शुरू कर रही है, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी कम था, तो ऐसे में भड़काऊ भाषण के द्वारा या कुछ धार्मिक नेताओं के द्वारा, अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरुओं के द्वारा लोगों को बहकला फुसला करके एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का बीज बो दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे हमारे भारत में साक्षरता दर बढ़ रही है, एजुकेशन प्रणाली हमारी चेंज हो रही है, हम एथिक्स को पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है
कि परिवर्तन दिखना शुरू हो गया है। ठीक, तो इस तरह से यह हमने अभी तक जो चर्चा लास्ट क्लास में की थी कि आंतरिक सुरक्षा है क्या और उसके अवयव। अब तीसरा जो इसमें टॉपिक आएगा, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है। तो डाल लीजिए, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस, चुनौतियां। डाल लीजिए, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां। तो सर, जी बेटा। सर नमस्कार, क्या मैं जान सकता हूँ कि कल आपने जो कार्य कराया था, हाँ हाँ सर वो कितना लिखवाया था? क्योंकि सर मुझे ना शो नहीं हो रहा है क्लासेस ना, 18 और 19 में आपने पढ़ाया है, हाँ हाँ। तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दिख रही थी मुझे। मैंने अभी लिंक मंगाया है वहां से। अच्छा, कल वाली। जी जी। तो एक बार बेटा उस मैनेजमेंट से पूछ लेना, कल रिकॉर्ड तो हुआ था वैसे, तो हम लोग बात भी किए थे आप लोगों से। अगर दिक्कत होगी तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास में बात करके कर दूंगा कल वाली क्लास का, ठीक है। तो कल हमने, हालांकि मैंने ज्यादा समझाया ही था, लिखाया ही था कि आंतरिक सुरक्षा का क्या आशय है, क्या मतलब है, और इसके अवयव बताए थे। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, ठीक है। हाँ, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी जो है बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक, भ्रष्टाचार हो गया, नक्सलवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया। हेडिंग में पॉइंट वाइज यही लिखना है। हाँ सर, इस हेडिंग में पॉइंट वाइज यही लिखना है। कौन सा पॉइंट 5? नहीं सर, मैं ये कह रही कि इस हेडिंग में यही लिखना है ना कि भ्रष्टाचार, नक्सलवाद। हाँ हाँ हाँ, इसको अभी मैं एक एक समझाते रहा हूँ तब लिखाऊंगा बेटा। हाँ, तो अभी जो है हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमारा भारत है, तो भारत का जो भौगोलिक परिस्थितियां भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पेश करती है। जैसे भारत के, अगर उत्तर भारत में अगर हम बात करते हैं, इधर जो है ये वाला जो पार्ट है, तो इधर का जो ये कश्मीर घाटी ऐसे है, ठीक, ये काठमांडू घाटी है, ये कश्मीर घाटी है, तो इसका मुख जो है इधर की ओर खुला हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान यानी हमारे जो पड़ोसी मुल्क से आने वाली जो अवांछनीय गतिविधियां हैं, वो लोग आसानी से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। हमें दूसरी तरफ जाने में इतनी ऊंचाई पर, हिमालय पर जाना पड़ता है फिर उसके बाद। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर घाटी का स्वरूप है, उसका मुख जो है खुला है किसकी तरफ, हमारे महाशय की तरफ। तो यह जो है, जो परंपरागत विरोधी है, तो इनकी तरफ खुला हुआ है, तो यहां से बहुत आसानी से ये भारत में इंटर कर जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप देखिए, अपने से भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ सकता है कि भौगोलिक परिस्थितियां भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां पेश करती हैं, है ना। तो इस तरह से भारत की जो भू राजनैतिक स्थिति है, भारत के पड़ोसी राज्यों में, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान, हालांकि अफगानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध हैं। इस बार तालिबान नए कलेवर में आया हुआ है। जब कोरोना काल में तालिबान अफगानिस्तान पर से फिर से काबिज हुआ, तो लोगों को ये डर था कि इस बार जो है तालिबान भारत के साथ बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि अमेरिका जो है अफगानिस्तान से अपना हटा लिया। अपना जब हटाया तो तालिबान आया, लेकिन तालिबान इस बार नए कलेवर में। अब वो भी क्या है, लड़ते लड़ते थक चुका है। कोई भी देखो बेटा, युद्ध किसी भी चीज की परिणति नहीं है, किसी चीज का सॉल्यूशन युद्ध नहीं है। और आज इस सबसे अच्छा हाल अगर जानना है तो जर्मनी से आप पूछो। जर्मनी देखो, अपने जितने भी परमाणु बम वगैरह सब निशस्त्रीकरण कर रहा है, वो सब खत्म कर दिया, क्योंकि वो लोग प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध इतना कर चुके हैं, वो थक चुके हैं। अब ये जो नए नए सरदार बन रहे हैं, ये अपने आप को फंडे खान लगा रहे हैं, तो ये युद्ध के लिए पाकिस्तान कहता मैं न्यूक्लियर वॉर छेड़ दूंगा। खाने को कुछ नहीं है, न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। अरे न्यूक्लियर वॉर कर दोगे तो इससे क्या हासिल होगा? इससे सिर्फ मानवता का नाश होगा, क्योंकि उससे पाकिस्तान के लोग भी मरेंगे और भारत के लोग भी मरेंगे। लेकिन कारण क्या है कि उसको क्या है कि जलन है, जेलस है कि हम तो जो है बर्बाद है ही, ये विकास कर रहा है भारत, इसको भी बर्बाद कर दो। एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।
वो वाली कहावत है ना, तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत फिट बैठता है, क्योंकि वो अपना पूरा बर्बाद कर चुका है। बलूचिस्तान अलग होने को तैयार है, मतलब पाकिस्तान 2-3 खंडों में बंटने को तैयार है। वहां का जो है भारत का पूरा सपोर्ट चल रहा है और तब भी नहीं सुधर रहा है भारत, पाकिस्तान। ये स्थितियां हैं और भारत ग्रोइंग कंट्री है। भारत विश्व के देशों में उसका परचम लहरा रहा है, चाहे आप सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आज आप देख लो, चाहे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बात की जाए, या COP 26 से COP 28 COP 31 तक बैठक हो रही है। तो COP की बैठक में भारत एक लीडरशिप की भूमिका निभाता है। किसी भी मुद्दे पर अगर देखा जाए तो भारत एक लीडरशिप की भूमिका निभाता है और बड़े बड़े देशों के साथ कदम से कदम। आज भारत चंद्रमा पर भी पहुंच गया, चौथे मतलब सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश हुआ भारत। तो भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भारत पीछे है, और पाकिस्तान सिर्फ इसी जलन में ही अपना सब नष्ट कर डाला। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास था नहीं। तो यह जो है, ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं चुनौतियों में, जैसे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी पेपर, IAS को छोड़ दिया जाए तो और सारे पेपर क्या है, 5 चरणीय पेपर हैं। कैसे 5 चरणीय हुआ? प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब जाके ज्वाइन करो। हाँ, तो मतलब पेपर कैंसिल भी हो जाता है ना। तो इस तरह से समस्याएं हैं। हाँ, पेपर लीक हो जाता है। तो एक IAS अकेले बचा हुआ है, या IIT अभी तक जो है, नीट तो हर साल लीक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसीलिए बच्चों में क्या है, धीरे धीरे सरकारी नौकरियों के प्रति रुझान कम हो रहा है। अब जो बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, और पता चला कि पेपर आउट हो गया, तो सोचिए उसके ऊपर कितना बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। वो मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकली एकदम टूट जाता है वो बच्चा। वो पूरी पेज से पढ़ाई किया था, वो 8-8, 10-10 घंटे समय दिया था, और एकाएक परीक्षा टल जाए या परीक्षा रद्द हो जाए, तो सोचिए उस बच्चे के जीवन पर कितना, यानी वो 1 साल पीछे चला गया। हो सकता है कि अगले साल उसकी जॉब लग जाती, तो बाद में जो है आगे जो है अपना और सर्वांगीण विकास के बारे में सोचता। लेकिन आज वो कहाँ, वहीं का वहीं रह गया। 2015-18 तक के जो है नौकरियां क्लियर नहीं हो रही है। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार। तो आज भ्रष्टाचार हमारी नसों में समा गया। हाँ बेटा, बोलना चाहते हो? GPSC में कैंसिल कर दी 2014 अब सोच लीजिए, अभी तो यूपी में भी बहुत कैंसिल होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें दबा दी गई। ठीक है, बहुत सारी चीजें, कई बार होता है ना, जैसे वो करीम तेलगी जो नहीं पकड़ा गया था, तो तेलगी ने स्टाम्प पेपर जो घोटाला हुआ है, अगर सही में स्टाम्प पेपर की जांच हो जाए तो हम लोगों के जितने जमीन जायदाद है सब तेलगी के ही कागज पे चल रहा है, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जो चल रहा है चलने दो। हाँ, लीगल कर दिया। हाँ, बात वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उस पर अगर जांच हो जाती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। तो वही स्थितियां अभी जैसे बहुत सारी पोस्ट पर, जैसे यूपी में भी बहुत गड़बड़ हुआ था, स्टेट सर्विसेज वगैरह में छोटे एग्जामों में होता है गड़बड़ियां, राजस्थान में है, हरियाणा में है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। लेकिन ये क्या है, यही करप्शन आज हमारे देश को खोखला कर रहा है। और सरकारें जो है बहुत प्रयास कर रही हैं, बहुत प्रयास कर रही हैं। आज भी हम लोग टैक्स चोरी करते हैं ना, तो टैक्स जो है चोरी करते हैं, सीए को पैसा दे देंगे लेकिन सरकार को नहीं देंगे। अरे सरकार को दोगे तो सरकार का फंड ही तो बढ़ेगा, सरकार का फंड बढ़ेगा तो आपकी रोड चमकेगी, आपका मेट्रो चमकेगा, जितने भी सार्वजनिक स्थान है चमकने लगेंगे, सरकारी स्कूल चमकेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, टैक्स चोरी करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। तो ये क्या है? भ्रष्टाचार। तो आज भ्रष्टाचार, करप्शन जो है हमारी नसों में समाया हुआ है। हम अपने शरीर के साथ जो है भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ, कि जो चीज नुकसान करता है उसी को खाते हैं। तो क्या है, ये भी हम अपने शरीर के साथ ही भ्रष्टाचार हुआ। तो इसी तरह से भ्रष्टाचार जो शब्द है, यह भारत की आंतरिक सुरक्षा में चुनौती जो है यह पेश करता है। ठीक, तो पहला क्या हो गया? भ्रष्टाचार। दूसरा है नक्सलवाद। नक्सलवाद भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो भ्रष्टाचार, मैंने शब्द का नाम लिया, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी जननी है ये। हाँ, ये जो है इसमें कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं का जननी कहा जाता है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मुक्त अगर भारत हो जाए तो सोचिए कितनी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोगों को कोई भी फॉर्म भरने जाओ,
या कोई जो है आप गैस का कनेक्शन लेने जाओ, या बैंक अकाउंट खाता खुलवाने जाओ, या आप लोन भी ले रहे हो तो 1 लाख का लोन ले रहे हो तो पता चला मैनेजर को 10,000 देना पड़ रहा है। इस तरह की भी बातें सुनने को आती हैं। अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो उसमें 20%, या मकान ले रहे हो वहां भी जो है करप्शन। हर जगह समस्याएं हैं। आप कोई भी कागज आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, अधिकारी को पैसा दो, नहीं तो आपका लटकाए रहेगा, आपको बार बार फाइल में दौड़ाता रहेगा। तो यह जो है आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में करप्शन, यानी सभी समस्याओं का। और इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर एक अलग आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। और उसी आक्रोश में मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति था, अभी हाल ही में एक प्रयागराज की घटना है, 2 ही सेम कास्ट के लोग आपस में लड़ाई लड़े। मेरे पास कॉल आई, ठीक है, जानने वाला था, छात्र भी था, वो तैयारी करता था, वो यहीं मुखर्जी नगर में ही कर रहा। उसका फोन आया कि सर जो है हमारा केस नहीं लिखा जा रहा, हमारे पूरे घर वालों को मारा गया। अब वो दोनों एक ही जात के, एक अच्छा हुआ है कि दोनों एक जात के थे। यही अगर थोड़ा सा अपर कास्ट लोअर कास्ट हो गया तो एक और बड़ा बवाल हो जाता। पहली बात, सारे नेता फिर पहुंच जाते। अब देखिए, अब कोई नहीं बचाने जा रहा है। अब ऐसे में वो जो मारा है वो मजबूत था, तो उसने जो है पुलिस को जाकर के पैसा दे दिया। अब इसका केस ही नहीं लिखा जा रहा था, ठीक। तो अब जो है ये समस्या, तो अब इसके मन में, मैंने देखा उस बच्चे के मन में सरकार के प्रति इतना ज्यादा वैमनस्यता आ गई, मतलब वो कहा कि कुछ भी नहीं है सर, एकदम मूड खराब हो गया मेरा। अब मैं कुछ, हमने कहा नहीं बेटा, इसको आप स्ट्रेंथ बनाओ, मेहनत करो, आप अधिकारी बनो। कल को जो है अगर आपके पास इस तरह के केस आए तो आप उसकी मदद करो, बिना करप्शन के, बिना जो है पैसा लेकर। तब मैं जानू तुमको। मैं फिर उसको बहुत समझाया, नहीं तो उसके मन में एकदम आक्रोश, मैं यहाँ से पढ़ाई छोड़ के जा रहा हूँ, पूरे घर वालों को मर्डर कर दूंगा। ये हमने कहा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा, उससे आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा और आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस चीज को समझिए, चीजों को। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे में लोगों के अंदर आक्रोश आ जाता है। जैसे मैंने कहा, नक्सलिज्म कैसे उत्पन्न हुआ। अब अगला पॉइंट आता है नक्सलिज्म, नक्सलवाद। तो ये जो है नक्सलिज्म जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से शुरू हुआ था। कब? 1967 में। कब शुरू हुआ था? 1967 में नक्सलवाड़ी क्षेत्र से नक्सलवाद शुरू हुआ था। तो इसकी जो जड़ है, नक्सलवाद क्यों शुरू हुआ? क्योंकि वहां पर जल जंगल जमीन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यानी आपको बता दें कि लोगों को विस्थापित कर दिया गया वहां के संसाधनों के दोहन के लिए, और विस्थापित करने के उपरांत भी देखा जाए तो उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। जो लोग उस क्षेत्र में आदिवासी लोग रह रहे थे, जो गरीब लोग रह रहे थे, जिनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, उनको उसकी एवज में उनको जमीन नहीं दिया गया। अब उसमें समस्याएं क्या आई? क्योंकि वो जनजातीय समूह था। जनजातीय समूह में बहुत सारे जनजातीय समूह गैर अधिसूचित है, उनके नाम ना आधार कार्ड है, अभी वो मेन स्ट्रीम में आए ही नहीं है। ऐसे में उन लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। उनको जो है, उनका कोई डेटा ही नहीं है सरकार के पास, उनका कोई आंकड़ा ही नहीं है। अब ऐसे में वहां बहुत ही, मतलब प्रवासियों से भी बदतर जीवन जीने को वो लोग मजबूर हैं। बहुत सारे लोग पलायन होकर के दिल्ली तक पहुंच आए। अब यहाँ की चकाचौंध, यहाँ का कल्चर उनको समझ में नहीं आता। बेचारे कहीं टक्कर हो जा रही है, मर जा रहे हैं, कोई बीमारी से मर जा रहा है। बहुत सारी समस्याओं का सामना उस समय करना पड़ रहा था। तो चूंकि जमींदार वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, उसको वहां के जगह का मोल समझ में आ गया। लेकिन आदिवासियों को क्या था? वो तो जल जंगल, उसी जंगल में रहते थे, उसी जंगल के उत्पादों से वो अपना जीवन बसर कर रहे थे। एकाएक उनको खाली करा दिया गया, या कोई बीमारी लगा दी गई, कुछ भी उनको दिखा दिया गया, वहां के देवताओं को बता दिया गया कि तुम्हारे देवता प्रसन्न है, यहाँ से छोड़ दो। इस तरह से उनको दिग्भ्रमित किया गया। और ये काम आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से होता आ रहा है। अंग्रेज लोग बहुत सारे, इसीलिए आप देखोगे आदिवासी क्षेत्रों में आपको क्रिश्चियनिटी ज्यादा मिलेगी। आप चले जाओ नागालैंड, 100% क्रिश्चियनिटी होता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में आप चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, उड़ीसा में आपको बहुत सारे क्रिश्चियन मिले। नॉर्थ ईस्ट को तो पूरा
ईस्ट लंदन कहा जा रहा है, नागालैंड को पूर्व का लंदन कहा जा रहा है, पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में बदलता हुआ जा रहा है। वो लोग क्या होता है, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, दे आर इनोसेंट पीपल, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई आप आइए हमारी थोड़ी सी गाड़ी में मदद कर दीजिए। अब गाड़ी का पिन निकाल दोगे, चाहे जितना ठेलो, स्टार्ट कहां से होगा। और पता चला, बोले कि अपने भगवान का नाम लेकर के ठेलो, तो बेचारा अपने भगवान का नाम, वहां का जो लोकल भगवान होता है, मोंगा जी महाराज, डोंगा जी महाराज, बहुत सारे महाराज होते हैं। अब पता चला ठेला नहीं स्टार्ट हुई, फिर कहा कि अब पिन लगा दिया, कह रहा मेरे गॉड का नाम लो, गॉड का नाम लिया, स्टार्ट हो गई। कहा देखा मेरा भगवान तुम्हारे वाले ज्यादा मजबूत है, तो ऐसा करो मेरे वाले में आ जाओ। तो इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया। तो बहुत सारा जो है, आप केरल में आप चले जाओ तो नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है क्रिश्चियनिटी में बदलता चला जा रहा है। हालांकि क्रिश्चियनिटी में एक चीज मैंने देखा है कि मानव सेवा है। वहां पर लोगों के प्रति मैंने देखा है कि उनके अंदर दयालुता है, और भारत में सभी धर्म के लोगों का है, इसीलिए भारत में सब कुछ जायज हो जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें क्या है, जब लोग अवेयरनेस आई, पढ़े लिखे लोग, तब जो है अवेयर हो रहे हैं। अब इस चीजों पर कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं भाई ये चीज ठीक नहीं है। हाँ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना गलत है। अगर स्वेच्छा से, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अगर आपका मन करता है तो आप कोई भी धर्म ज्वाइन कर सकते हो, भारत में यह स्वतंत्रता है। लेकिन आप जबरदस्ती किसी से धार्मिक जो है आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नक्सलवाद क्या है कि यह जो है नक्सलवाद शुरू हुआ तो यहां पर दो ही वर्ग था, अमीर वर्ग था और गरीब वर्ग था। अब ऐसे में क्या हुआ कि धीरे 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 यह बड़ा रूप लेता चला गया, क्योंकि एक तरफ लोगों के पास रहने को बड़े बड़े, मतलब लोगों के पास, एक एक आदमी के पास 500-500 बीघा जमीन, और दूसरी तरफ रहने के लिए उनके मकान भी नहीं है। तब ऐसे में क्या होगा, सर्वहारा की क्रांति हो जाएगी। लोग जो है एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए। फिर यही जो आंदोलन था, जो शांतिपूर्वक चल रहा था, वो हिंसक रूप ले लिया, और हिंसक रूप लेकर के फिर देखा होगा बहुत ज्यादा रणवीर सेना का गठन हुआ, बहुत सारी सेनाओं का गठन, वहां पर हजारों ऐसे छोटे छोटे गुट बन गए नक्सल के नाम से, और धीरे धीरे जो है पूरा लाल गलियारा में बदलता चला गया। यानी भारत के 12 से 13 राज्यों में रेड कॉरिडोर फैल गया, यानी उसी को लाल सलाम कहा जाता है। और इस तरह से उनकी अपनी वहां स्थानीय सरकार चलाने लगी कि जितना निर्णय लेना है वही लोग ले रहे थे, और पूरी तरह से सरकार के लोगों को, इवन सेना को, वो लोग जहां पाते थे मार देते थे। अगर आम पब्लिक वहां सपोर्ट करती थी सरकार को, तो उस आम पब्लिक को भी मार दिया जाता था। तो इस तरह से ये लोग, लेकिन ये लोग कौन थे, ये अपने ही लोग थे, भटक गए थे। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तो दुश्मन का दुश्मन, भाई जैसे भाई जो आपका जो दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है, तो दोनों को मिल गए। अब क्या हुआ, पड़ोसी मुल्क क्या है, इन नक्सलियों को हथियार मुहैया कराने लगे। अब ऐसे में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या हो गया, ये चुनौती बन गए, कौन, नक्सली। तो नक्सल, भ्रष्टाचार, उसके बाद क्या है, नक्सलवाद, फिर मादक द्रव्य व्यापार, तीसरा क्या है, मादक द्रव्य व्यापार। जो मादक द्रव्य व्यापार का मतलब क्या है कि भारत के पड़ोसी, स्वर्णिम त्रिभुज सुना होगा, क्या है ये स्वर्णिम त्रिभुज, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। यह स्वर्णिम त्रिभुज, इसको कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। तो इसके माध्यम से, और एक होता है स्वर्णिम अर्धचंद्राकार, यानी गोल्डन क्रिसेंट, तो याद रखिएगा, गोल्डन, हाँ जी 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 एकदम पकड़ लिया आप, सही, ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, इसको अर्धचंद्राकार कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, ईरान आएगा, पाकिस्तान आएगा और अफगानिस्तान आएगा। तो यहां से जैसे अफीम वगैरह, अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है अफीम आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो इसके माध्यम से यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इधर से जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अब ये जो नेपाल है, ये भूटान है, इधर पूरा म्यांमार है, ये बांग्लादेश है,
इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके आगे आप जाओगे तो ईरान मिलेगा। तो ये जो अर्धचंद्राकार रूप में है, यह भारत के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करता है। इसी तरह से इधर म्यांमार है, थाईलैंड है और लाओस है, वो लैंड लॉक्ड है। इन तीनों जो ट्रायंगल जो बनाता है, यहाँ भी जो है मादक द्रव्य व्यसन यानी ड्रग्स का व्यापार। हाँ, बहुत सारे जो है, बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, बहुत सारे मादक द्रव्य पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी युवा जनरेशन पूरी तरह से खोखली हो रही है। अब इधर आप देखोगे, इधर से एंट्री आसानी से हो जाती है। मणिपुर में आपको बता दें, एक चूड़ा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। हालांकि सरकार अब वहां पर बहुत ऑपरेशंस किया, तब जाके कंट्रोल हुआ। उस पूरे जिले को 2003 में एड्स जिला घोषित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां जो ड्रग्स लेते थे इंजेक्शन के द्वारा लेते थे। तो इंजेक्शन से अपने लिया, अपने दोस्त को भी दिया, तो ब्लड का ट्रांसफर हो जाता था। इसकी वजह से HIV बहुत तेजी से वहां फैला और इस तरह से HIV जिला घोषित हो गया था। वो कौन? चूड़ा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का है? मणिपुर का है। तो इस तरह से मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में या पूरी इस रास्ते से यहाँ एंट्री होती है। इधर चाइना भूटान के रास्ते से एंट्री करता है, इधर बांग्लादेश से हो ही रहा है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते ईरान होते हुए भारत में। तो भारत, उत्तर भारत में आप चले जाओ, पंजाब पूरी तरह से बर्बाद है। आज नशे की लत में पूरा युवा तबाह हो चुका है। नीचे कोस्टल रीजन में इनके माध्यम से, कोस्टल के माध्यम से अंदर एंट्री कर जाती है। तो कहने का मतलब पूरा हमारा जो युवा है वो खोखला हो रहा है। और अगर युवा ही खोखला हो गया तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा कौन करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए कि आप अपने घर के बड़े मजबूत व्यक्ति हैं और आप नशे की लत में हैं, कोई आपके यहाँ अटैक कर दिया तो आप तो नशे में हैं, आपको मार के चला गया, आपके घर वालों को मार के। अगर आप वही मजबूत होते तो आपके घर को कौन सेंध मार सकता था? तो उसी तरह से यह जो मादक द्रव्य पदार्थ है, अब इसका, अब देखिए इनकी तस्करी से, अब हमने खरीदा मान लीजिए 50 रुपए का धूम्रपान, अब वो कहाँ की कंपनी है या विदेश से आया हुआ है माल, कहाँ से था, अब पैसा किनके हाथों में लग रहा है? आतंकवादी संगठनों के हाथ में जा रहा है। अब उसी पैसे से क्या हुआ? हथियार खरीदा गया, AK-47 खरीदी गई, RDS खरीदा गया और उसी का प्रयोग क्या किया गया? हम ही लोगों को मार दिया गया। हो गया ना मामला गड़बड़? तो ये जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए यह चुनौती पेश करते हैं। इसी तरह से धार्मिक कट्टरता और नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता एवं नृजातीय संघर्ष, नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता और नृजातीय संघर्ष, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में आप लोगों ने देखा, मैंने क्या कहा अभी, जैसे एक बंटवारा मूवी आई है, बहुत सारी फिल्में इस पृष्ठभूमि पे बनी है बंटवारे में, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भारत में ही रह गए और भारत, वहां से पाकिस्तान से हिंदुओं को मार मार करके ट्रेन में लाद करके भेज दिया गया, फिर इधर से भी लोग मार मार करके मुसलमानों को भेजने लगे। तो ये सांप्रदायिक दंगे आप देखिए कि स्वतंत्रता के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और ये सांप्रदायिक दंगे कहीं ना कहीं हमारे देश की विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं कि नहीं? अभी आपने देखा होगा कोरोना काल के पहले दिल्ली में भी सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, बहुत बवाल मचा हुआ था। तो ये कैसे हो रहा है? ये जो है, इसलिए यहां पर चूंकि भारत में बहुलवादी संस्कृति है, अभी जैसे अपनी क्लास में इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, सब अलग अलग धर्म के होंगे, कोई अलग अलग जाति से होगा, कोई अलग क्षेत्र से होगा। तो भारत की जो संस्कृति है वो बहुलवादी संस्कृति है ना? तो अपने यहाँ देखिए ना कि अभी इतने लोगों में अलग अलग रीतियों से विवाह पद्धति होगी, अलग अलग रीतियों से हम त्योहारों को मनाते होंगे। तो अब ऐसे में क्या हो जाता है कि कई बार ये जो है कहना मुश्किल हो जाता है कि हमारी पद्धति अच्छी है कि तुम्हारी अच्छी है।
ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे यह संघर्ष का रूप ले लेता है। कुछ लोग कहते हैं ना भाई कि हमारा राज्य तुमसे श्रेष्ठ है, हमारा राज्य तुमसे अच्छा है, तुम लोग जो है चोरी करते हो, तुम लोग ऐसे करते हो, झूठ बोलते हो। अब एक व्यक्ति झूठ बोला, आपने पूरे राज्य को उस पर बोल दिया। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोनों के प्रति वैमनस्यता शुरू हो जाएगी और आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। क्षेत्रवाद भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देता है। क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। सोचिए, हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। बंगाल बच्चे वोट देने गए थे, एग्जाम देने गए थे रेलवे का, उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय परीक्षा देने गए थे, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। जैसे ही वो भोजपुरी उनके मुंह से निकली, उनको पीट दिया गया। ये सब क्या है? ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते क्या है प्रियम्बल में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, ये पढ़ते हैं और लेकिन सब गड़बड़ कर देते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। बस किताबों में जब तक है तभी तक एथिक्स है, बाहर निकलते ही सारा एथिक्स रख के चले आते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से यह जो है, इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, आवश्यकता, जैसे देखिए ना, ब्लैक मनी को क्या कर दिया जाता है व्हाइट मनी में। अब बड़े बड़े एनजीओ जो चलते हैं, उनको जैसे लोगों के पास ब्लैक मनी है, जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया आपके पास है, तो आप बोलोगे शुक्ला सर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, आप अपने एनजीओ में ले लीजिए और हम आपको 20 लाख उसमें से दे देंगे, 80 लाख मुझे व्हाइट करके दे दो। तो इस तरह से अब उस 80 लाख का व्हाइट हो गई मनी। अब उस मनी को जो है मिसयूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मनी का डंपिंग हो रहा है। अब उस डंपिंग में बहुत सारे नकली नोट भी आ रहे हैं, तो नकली नोटों का भी व्यापार चल रहा है। तो ऐसे में जो है ये बहुत ही बड़ी, मतलब कह सकते हैं भय और क्षति उत्पन्न हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक धार्मिक कट्टरता, उसके बाद क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग भी जो है कह सकते हैं कि काले धन को वैध बनाना। भारत में पहले क्या हुआ करता था, 2014 में नोटबंदी के पहले ब्लैक इकोनॉमी साथ साथ चलती थी, काले धन की। हाँ, और एक चीज और भी बता दूं, भारत जैसे देश के लिए भ्रष्टाचार भी आवश्यक है, क्योंकि हाँ बता रहा हूं, अब कहो कैसे। वो इस तरह से है कि भारत में अब एडिडास का जूता जो पहन रहा है, एक ही वर्ग पहन सकता है, सब नहीं पहन सकते ना। लेकिन यहाँ पर जुगाड़ सिस्टम है, एडिडास की जगह कोई एक छोटा मोटा ये हटा के ई कर दिया, बन गया, तो उसका 2 कॉपी फोटो कॉपी बना देता है, तो हर आदमी पहनता है। तो भारत में क्या है, पैरेलल इकोनॉमी चलती है करप्शन। तो भारत में जो है आप देखोगे तो उसी तरह हूबहू आपको, अब जैसे ये कैमरा है, इसी तरह का आपको नकली कैमरा भी मिल जाएगा और वो भी वही काम करेगा। बोलेगा भाई देखिए गारंटी नहीं लेकिन काम करेगा, ज्यादा नहीं, बगल में चले जाओगा फार मार्केट। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहता है कि फोन आप पकड़ो, जैसे ही आपके हाथ में चला गया मेरी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हो सकता है कि 5 साल भी चल जाए और हो सकता है कि 5 मिनट में खराब हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, सब डुप्लीकेसी। तो ये लेकिन क्या करता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। लेकिन भारत में क्या है कि भारत की जो आबादी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारत में समाजवादी और कैपिटलिस्ट अप्रोच दोनों है। लेकिन अब हम अमेरिका का अनुसरण नहीं कर सकते, हम रशिया अकेले का अनुसरण नहीं कर सकते। तो भारत की आधी अर्थव्यवस्था तकिया के नीचे रहती है, दादाजी के पास रहती थी, लेकिन सब मोदी जी ने उठा लिया। ठीक है, तो भाई उस समय नोटबंदी हुई तो देखा नहीं, लोगों चोरी कर करके कहीं आटे से निकल रहा है नोट, तो कहीं चावल से निकल रहा है नोट, लोगों ने छुपा छुपा के रखे थे, मम्मी ने छुपा के रखा था, पापा ने छुपा के रखा था, सब लोग छुपा छुपा के रखे थे। लेकिन अब क्या है, उस नोट का कोई कीमत नहीं था। तो ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो ये फुटकर पैसे हैं, ये कभी कई बार आर्थिक जो समस्याएं आती है उस पर काम आते हैं। तो जो आप मनी रखे रहते हो, तो भारत की अर्थव्यवस्था है बचतवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका क्या है,
जितनी बड़ी चादर उतनी पैर फैलाना चाहिए, हम लोग कहते हैं ना, जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। वो कह रहा पहले पैर फैला लो फिर चादर आ जाएगी। अब अमेरिका इस पद्धति में जीता है, और हम लोग क्या है, हमारे पास जैसे मान लीजिए घर से आया पैसा, 5,000 रुपया आया भाई, करोल बाग में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो 5,000 में से हम क्या करते हैं कि उसमें से धीरे धीरे कपटना शुरू करते हैं। हाँ, पिताजी को बताया कि रूम रेंट 3,500 है, जबकि 3,000 है, तो 500 रुपया बचाते बचाते क्यों बचा रहे हैं कि हमको एप्पल का फोन लेना है। तो ये बचतवादी है, भारतीयों में बचत करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, और ये जो है विपरीत परिस्थितियों में बड़ा काम आती है। अमेरिकन क्या सब उड़ा देंगे, 100 रुपया कमाएंगे 150 उड़ाएंगे, 50 रुपया उधार लेकर के। लेकिन भारतीय क्या है कि जो 5,000 आपने दिया तो उसमें से 1,000 बचा के रखेगा, ये भारत की है। तो भारत की, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है वो मस्त है, वो भी अमेरिका के मॉडल पे चल रही है। लेकिन क्या है कि भारत में समस्या हो सकती है, भारत की अर्थव्यवस्था 2-3 महीने में लड़खड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बात यही वैसे देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो ज्यादा प्राकृतिक है। प्राकृतिक है कि हमको तो बनावटी लगती है। नहीं, मतलब ऐसा कर देंगे जैसे हाँ हाँ प्रकृति में कंपटीशन होता है, हाँ 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 जो सबसे ताकतवर है जी। वही शहंशाह है। हाँ 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 हाँ। ऐसे ही पूंजीवाद में भी है। पूंजी, हाँ, तो पूंजीवाद में तो यही है, लेकिन समाजवाद में क्या सबके पास होगा। हाँ। समाजवाद में तो सबके पास होना चाहिए ना, तो सबके पास होगा तब असली हीरो हो ना। एक ही अकेले के पास रख लो और सब आदमी भूखों मर रहा हो, तो ऐसी पूंजी का किस काम का। हाँ, तो भारत में भाई इसीलिए तो बड़ा संतुलन है। 95% मनी 5% लोगों के पास है, और 5% मनी 95% लोगों के पास है। इसीलिए तो इतनी बड़ी समस्या, इसीलिए सरकार को सब्सिडी देना पड़ता है। 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में देना पड़ रहा है। अगर हम यही रोजगार सृजन कर देते, फ्री का अनाज देने की जगह रोजगार सृजन कर देते, तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वही बातें हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप अभी अनाज बंद कर दो तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई, आपको एक वोट कोई नहीं देगा। तो यही सारी चीजें हैं, सरकारें बहुत सोचती हैं, ऐसा नहीं है। फिर जो है अब इसके बाद आता है एक संगठित अपराध। संगठित अपराध, ये भी याद रखना, ये भी चुनौती है। संगठित अपराध, इन सबको आगे अभी ये बड़े रूप में पढ़ेंगे, बस अभी यहाँ पर थोड़ा सा जान के रहिए। यानी कि कुछ व्यक्तियों का संगठित दल होता है, हाँ, संगठन होता है जो कि अपराध करने के लिए एकजुट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई गुट बना लिया, हाँ, कोई सेना बना ली छोटी छोटी सी, या कोई 5-7, अब आजकल तो साइबर क्राइम कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो इस तरह से उनका पूरा अपना पूरी कंपनी चला रहे हैं फ्रॉड की, और पूरा जो है लेकर के रातों रात भाग जाते हैं। तो इस तरह से ये संगठित अपराध जो है, हाँ, श्रेणी में, जैसे कि कोई संगठन है, 5-10 आदमी का गुट है, बना करके जो है देश को क्षति पहुंचाना, यह भी आंतरिक सुरक्षा में यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थोड़ा थोड़ा लाइन लिखते भी चलिए, ठीक है, लिख लीजिए। चुनौतियों में पहला डाल लीजिए, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों में, ऐसे पहले लिख लीजिए इसे। भारत की भू राजनैतिक स्थिति, भारत की भू राजनैतिक स्थिति भू राजनैतिक स्थिति भारत की भौगोलिक संरचना भौगोलिक संरचना जिसमें स्थलीय एवं समुद्री सीमा तथा भारत के पड़ोसी कारक के साथ सर सर पड़ोसी कारक, पड़ोसी कारक के साथ
भारत के ऐतिहासिक अनुभव भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सर भारत की सुरक्षा के हाँ, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सर दृश्य हाँ, दृष्टि से भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भारत को अति संवेदनशील बनाते हैं, अति संवेदनशील बनाते हैं। अतः इस संदर्भ में भारत की आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख या समक्ष अतः इस संदर्भ में भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं की जननी माना जाता है। भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं की जननी माना जाता है। भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं की जननी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह राज्य के नियंत्रण देखिए, क्या जननी माना जाता है? क्योंकि यह राज्य के नियंत्रण क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ठीक, प्रभावित करता है। उसी में एक लाइन और लिख दीजिए, ऐसा कार्य जो अवांछित लाभ को प्राप्त करने के इरादे से किया जाए तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में
निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में एकीकरण के अभाव तथा शक्ति का दुरुपयोग करता हो तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। कई बार हाँ क्या शक्ति के दुरुपयोग के बाद क्या? हाँ के दुरुपयोग शक्ति का दुरुपयोग करता हो तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कई बार आप अधिकारी बन जाते हैं, है ना, तो कई बार आपके मित्र के द्वारा या परिवार के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा आपसे गलत कार्य करवा दिया जाता है ना। कई बार जो है बायस्ड होना पड़ता है आपको। मान लीजिए कि आपके घर का ही सदस्य घटना किया हो, आप जांच में बैठे हो, तो आपने उसको बचा करके लीपापोती कर दिया, लेकिन आपने उसको बचा करके फिर से आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अब आगे वह और कृत्य करेगा, वो निरंकुश हो जाएगा, अरे मेरे भाई या पिताजी जो भी है, रिलेशन है आपका, वो बहुत मजबूत है, मैंने मर्डर किया तब भी बचा लिया हम। तो अब क्या है, वो अगली बार और मर्डर करने के लिए फिर बोलेगा ना कि मैं उनके, आए दिन देखते नहीं न्यूज वगैरह में आता रहता है कि वो निरंकुश हो गया, विधायक जी का लड़का गाड़ी लेकर के मार्केट में पूरा लोगों को कचरता हुआ चला गया। हाँ, तो बोल रहा है कि अब बचा लेंगे, हमारे डैडी विधायक हैं, बचा लेंगे, हाँ हमारे डैडी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, बचा लेंगे। तो वो क्या है, गलत कृत्य। लेकिन अगर वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है अपने बच्चे को भी फांसी की सजा मुकर्रर करते हैं, तो वहीं पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है ना। और बहुत ऐसे ऐसे हैं पागल जो कि हाँ उनको पागल नहीं बोला जाएगा आज की डेट में। वो जो बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि वो एकदम नहीं मुरम्मत करते हैं कि आप हमारे परिवार को रिलेशन में हो, उनको जो है पूरी जांच बैठा दो और जेल भेज देते हैं, ऐसे हैं। और बहुत इन्हीं पे तो हमारा देश चल रहा है बेटा, ऐसा नहीं, बहुत ही कठोर ईमानदार अधिकारी है हमारे देश में। करप्ट है नो डाउट, लेकिन ईमानदार भी है। उन्हीं की वजह से हमारा देश, हमारा सिस्टम चल रहा है ना। हाँ हाँ, न्यूज में आजकल आ रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा में खेमका जी थे, हाँ जितनी उनकी जॉब थी उससे ज्यादा बार उनका ट्रांसफर हुआ, ठीक है, हर 6 महीने में उनको ट्रांसफर होता था, ठीक है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी एक है तो पीसीएस अधिकारी, लेकिन उनको 3 महीने ज्यादा किसी भी ब्लॉक में, हाँ वीडियो है, वो रुकते ही नहीं, उनको ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन ऐसे लोगों को सरकार भी नोटिस करती है, ऐसा नहीं है। आप कितना भी उनको कर लो, कितना हटाओगे भाई, वो तो अपना बैग टांगे हुए हैं। अगर आईएएस, प्रॉपर आईएएस आप है ना, आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, कोई भी सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, अगर आप सही से ईमानदारी से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक, क्या करेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रांसफर कर देगा, आपको संटिंग में डाल देगा, जहां रहोगे आपकी नौकरी थोड़ी खा लेगा, आप वहां पे भी करोगे काम। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो एकदम नहीं सुनते हैं किसी। ठीक, चलिए दूसरा डालिए, धार्मिक कट्टरता एवं नृजातीय संघर्ष, नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता एवं नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता एवं नृजातीय संघर्ष। लिखिए, स्वतंत्रता के बाद से लेकर स्वतंत्रता के बाद से, स्वतंत्रता कब मिली थी हमें, 1947 में, हाँ। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक भारत में अनेकों दंगे हुए हैं, अनेकों सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, अनेकों सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसके कारण
भारत की क्या वो छूट गया फिर तो अनेकों दंगे हुए हैं जिसके कारण भारत की बहुलवादी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, बहुलवादी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, तथा क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर तथा क्षेत्र के आधार पर अनेकों समूह एवं संगठनों ने सर संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई भाषा के आधार पर तथा क्षेत्र के आधार पर। हाँ, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अनेकों समूह एवं संगठनों ने, अनेकों समूह एवं संगठनों ने लोगों में सामाजिक विषमता बढ़ाने का प्रयास किया। ये अतिवादी संगठन अपने ही धर्म, भाषा, सर तीसरी पॉइंट ए हाँ, ए फिर के से बाद बोल क्या रहा हूं। बोला था? हाँ, सामाजिक विषमता को बढ़ाने का कार्य किया, लोगों में सामाजिक विषमता को बढ़ाने का कार्य किया। फिर अगली लाइन, ये अतिवादी संगठन अपने धर्म, भाषा एवं क्षेत्र को श्रेष्ठ प्रस्तुत करते रहे कि हमारा ही राज्य सबसे महान है, हमारी ही भाषा सबसे अच्छी है। लेकिन हिंदी बनाम तमिल, उड़िया, तेलुगु, लेकिन दक्षिण भारत कितना नाराज रहता है कि नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा हम नहीं होने देंगे, हमारी मातृभाषा तेलुगु है, हमारी तमिल है, मलयाली है, कन्नड़ा है, उड़िया है, मणिपुरी है, कितनी सारी भाषाएं हैं, 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। तो भारत में इसीलिए विविधता में एकता है ना। तो लेकिन हिंदी भाषा क्या है कि हम लोगों में, उत्तर भारतीय लोग हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग कम होता है। यही कारण है कि आपसी वैमनस्यता हो जाती है कि नहीं, हमारी भाषा ज्यादा अच्छी है, हमारा राज्य अच्छा है। जैसे मराठा मानुस, मराठा लोग, महाराष्ट्र के लोग जो है कहते नहीं हम सबसे पैसे वाले हैं, केरल कहता नहीं हम सबसे पैसे वाले हैं, तो हरियाणा क्यों पीछे हटेगा, वो भी सबसे पैसा वाला है। ठीक, तो इस तरह से पंजाब बोलेगा नहीं हमारे यहाँ आओ, हम दिल बोले हड़प्पा गाना सुनाएंगे। तो इस तरह से जो है हर जगहों पर अलग अलग, तो सब अपने आप को श्रेष्ठ। और यही कारण है बेटा, प्राचीन काल से भारत को लूटा खसोटा गया, क्योंकि हम भारतीयों में एकता की कमी थी। कान के कच्चे, हम सब बड़ी श्रेष्ठ थे, हमको ये लगता था है हमारे राज्य में आएगा तो देख लेंगे। इसीलिए चाणक्य बेचारा 16 महाजनपदों को इकट्ठा करता रह गया। इसीलिए तो चाणक्य ने खतरों के 4 प्रकार बताए। एक आंतरिक खतरा,
बाएं खतरा और आंतरिक सहायता से बाएं खतरा। भाई अलाउद्दीन खिलजी अटैक किया था पद्मावती के ऊपर, मतलब उनके राजा रावल रतन सिंह के ऊपर। तो कौन था वो? उनके साथ जो खुफिया पंडित जी पकड़ा गया था ना, तो वो जाकर के जो है अलाउद्दीन खिलजी को भड़का दिया, क्योंकि उसको मार के निकाल दिया गया था महल से। तो अपने यहाँ कॉन्स्पिरेटर बहुत है, कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं, और वही कॉन्स्पिरेसी जो है हमारे देश के लिए घातक हो जाती है। सोचिए, आतंकवादियों तक को सपोर्ट कर देते हैं, पैसे के लालच में आकर के अपने देश को भी दांव पे लगा देते हैं। तो ऐसा जो है, आप ये आज से नहीं हो रहा है। तो 16 महाजनपदों को इकट्ठा करने में चाणक्य पूरा अपना सर्वत्र, हाँ, घनानंद उसको मार के भगा दिया था कि जाओ यहाँ से, जो है हमारे यहाँ जब आएगा सिकंदर तो देख लूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि भारत में सब अलग अलग अपने अपने आप में सब बड़े बड़े तोप हैं, और इसी चक्कर भाई वही है, अलग अलग हो, अभी यही संगठित रहो तो कोई आपकी तरफ नजर नहीं उठा पाएगा। तो यही जो है, ये जो है भाषा के, बोलेंगे मेरी बोली भाषा बहुत अच्छी है, वो बोलेगा नहीं तुम्हारी जो है, अब धर्म में भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे धर्म में बड़े भगवान है, कोई सांप लेके घूम रहा है तो कोई फरसा लेके घूम रहा है, इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। अब इतना बोले नहीं तो मारपीट हो गई, बोल देता है ना लोग। तो इस तरह से एक धर्म का लोग दूसरे धर्म को, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है, वही सांप्रदायिक ढंग से। तो ये सब चीजों से थोड़ा परहेज रखें। कभी भी भगवान पर, कभी भी गॉड पर, कभी भी अल्लाह पर, कभी भी इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने देश के लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चे? तो यह जो है क्या लिखा था, श्रेष्ठता को प्रस्तुत करते हैं, ठीक, तथा विद्वेषपूर्ण मानसिकता का विकास करते हैं। सर तथा विद्वेषपूर्ण, लिख दे रहा हूं बेटा, विद्वेषपूर्ण मानसिकता, यानी हमारी मानसिकता कैसी, विद्वेष हो गई, ईर्षा, जलन, दाह, हाँ, तो लोगों को प्रति ईर्षा की भावना। हाँ, कई लोग तो बैठते नहीं है साथ में, अरे नहीं ये अपने यहाँ का नहीं है, ये हमारे राज्य का है, तो उसी से दोस्ती करेंगे। लेकिन वही जब अमेरिका जाते हो तो सब एक साथ बैठते हो। हाँ, एक ही कमरे में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, चारों एक साथ रह के खाना खाते हैं। ठीक है, क्योंकि महंगा है तो कमरा एक जगह लेके रहेगा। जैसे अब यहाँ दिल्ली में क्या है, कोई गुजरात का होगा, कोई राजस्थान का, कोई बिहार का होगा, सब एक साथ रहते होंगे, है ना। लेकिन वही अभी गांव में चले जाए, ना ना ना, पानी नहीं पीने देंगे। तो इस तरह का जो है बवाल होता है। लेकिन जो है वही हम बाहर आते हैं तब हमारी मानसिकता बदलती है, यार नहीं ऐसा नहीं है यार। हम लोग जब पढ़ते हैं, जब अपने आप को खोल से बाहर लाते हैं, तब चीजें समझ में आती है कि नहीं यार, ये सब चीजें अब खत्म होनी चाहिए, तभी तो हम डेवलप करेंगे, तभी तो हम विकसित होंगे। पुरुष महिला के बीच में जो है अभी बहुत बड़ी खाई है। अगर महिला कोई बात बोल देती है तो पुरुष लोग जो है उसको बड़ा मुद्दा बना देते हैं। हाँ, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसी महिलाएं नौकरी पाने के बाद पति को छोड़ दी, तो आप देखें 2-4 की घटना तो वो बवाल हो गया। हाँ, तो ये जो है, हाँ, अब लेकिन क्या होता है कि उसकी वजह से और भी लोगों को गलत वो हो जाता है, उनके ऊपर गलत मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये घटनाएं जो आजकल हो रही हैं, अब धीरे धीरे भाई सशक्तिकरण हो रहा है, तो भाई अब वो कर रही तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। किसी को ड्रम में भर दे रही है, किसी को ठेल दे रही है। तो भाई पहले वो आप लोग भी तो किए थे, अब वो अभी तो 2-4 ही घटना, अभी आगे और भी होंगी। भाई जब डेवलप होगा, आप काहे लिए किसी, मतलब भाई ठेका थोड़ी लिया है भाई, जैसे आप पढ़ाई की उन्होंने भी पढ़ाई की, तो बराबरी का अधिकार है। हाँ, हो गया था जी, थैंक यू। तो इस तरह से जो है, ठीक है, तो ये है, ये वाला कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, चलिए।